नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहता है। बीते दिनों जब बीजेपी की ओर से खासकर किरण चौधरी या फिर हम कहें कृष्ण बेदी, वो लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते रहे हैं। अब जब इस पर जवाब मांगा गया तो उदय भान कह रहे हैं कि बीजेपी डीलरों की पार्टी है, बीजेपी व्यापारियों की पार्टी है, बीजेपी के लोग डील करना जानते हैं, इनको सिर्फ खरीद फरोख्त करनी आती है, ये लोग इसी तरीके से सरकारें चलाते रहे हैं, हर व्यक्ति इनके दबाव में नहीं आता है, ये हर किसी को खरीदना चाहते हैं, डील के तहत इनके यहाँ पद मिलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि 2 साल काम कीजिए उसके बाद पद देंगे, तो पहले कैसे दे रहे थे। बीजेपी को लेकर के उदय भान ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी का वही अंदाज है, वो लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को निशाना हरियाणा में बनाती रहती है। और इधर से अब बीजेपी पर डीलरों की पार्टी होने का बड़ा आरोप लगाते हुए उदय भान ने तीखा हमला बोला है। पहले आपको बयान सुनवाते हैं, जिसके बाद यहां पर यह सियासत गर्म हुई है, उसके बाद चर्चा करेंगे। पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये डीलरों की पार्टी है, ये व्यापारियों की पार्टी है। ये डील करते हैं और खरीद फरोख्त करने का काम करते हैं। एमएलए का, एमपी का, इनमें कहाँ, जो इनमें आधे तो कांग्रेस की हैं, कुछ कांग्रेस की हैं, कुछ इनेलो से सारे उधार के लिए हुए हैं। इनके पास अपना कौन है? अभी करण चौधरी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो तो कार्तिकेय शर्मा ने सारी पोल खोल दी है। करण चौधरी क्या बीजेपी की प्राइमरी मेंबर भी थी, उनको राज्यसभा में भेजा गया, क्या 2 साल काम कर लिया था? उनकी बेटी मंत्री बनाई है, क्या 2 साल काम कर लिया है बीजेपी में? तो ये शगुफेबाज लोग हैं। अच्छे काम करते, अच्छी नियत होती, कर्म होते, तो ये हाल नहीं होना था। 40 से लेके फिर 13 पे आके अटके, और फिर उसके बाद तीसरी बार जो है इतनी बुरी तरह से जो है फिर से कांग्रेस, ये जो है कांग्रेस हारी। ये जो है इनकी राजनीति केवल अपनी स्वार्थ की राजनीति रही है, दोनों बाप बेटे। और इसलिए इन्होंने ना संगठन बनने दिया, ना कुछ और करने दिया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये सब मनी पावर, पैसे से काम होता है सारा। ये कभी भी संगठन, ये दोनों बाबू बेटा जब तक बैठे नहीं, कांग्रेस उभर सकती। और जो सेटिंग की राजनीति करता हो, जो कॉम्प्रोमाइज की राजनीति करता हो, तो भैया आगे कैसे चलेगा? तो ये आपने सुना, ये बयान किरण चौधरी का था। उदय भान ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित अरोड़ा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विदु रावल भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ रजवंत अहिरवाल जल्द ही जुड़ेंगे। विदु रावल जी, डीलरों की पार्टी बनाम कॉम्प्रोमाइज और सेटिंग की राजनीति करने वाली पार्टी, व्यापारियों की पार्टी, खरीद फरोख्त करने में सबसे आगे रहने वाली पार्टी, ये आरोप। दूसरी ओर आरोप ये कीजिए वहां सेटिंग की पार्टी है, वहां कॉम्प्रोमाइज की पार्टी है। मतलब मूल प्रश्न मेरा ये है कि अब तीसरी बार आपकी सरकार बन गई है, हरियाणा में आपने आजादी के बाद ऐसा करके एक रिकॉर्ड बना दिया है। ये कब तक बाबू बेटा कहने की आपको जरूरत है? अब वरुण जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से जनता टीवी देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं दोनों पार्टियों से, उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ठाक जी। देखिए, डीलर की पार्टी क्या होती है, ये तो मैं आपको बताना चाहता हूं। देश के सुप्रीम कोर्ट ने जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वर्डिक्ट थी 1975 में, 11 जून 1975 को वर्डिक्ट आई थी, उसके खिलाफ इंदिरा गांधी जी कोर्ट में गई थी, और उस कोर्ट में उस वर्डिक्ट को कैंसिल करते हुए आज 50 साल हो गए हैं जब देश पर इमरजेंसी थोपी गई थी। यानी कि 25 जून को देश के लोकतंत्र को समाप्त करके जिस प्रकार से इमरजेंसी थोपी गई थी, तो उसके पीछे क्या था? उसके पीछे एक कांग्रेस की एक डील थी जो उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके, सत्ता का और पावर का, पैसे का दुरुपयोग करके हासिल की थी। और खरीद फरोख्त की जहां तक बात है, तो खरीद फरोख्त का तो खूब अच्छे से ब्यौरा जो है मित्रोकिन आर्काइव नाम की एक पुस्तक है, उस पुस्तक में केजीबी के एजेंट ने खूब अच्छे से बताया है कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी के मार्फत भारत की सरकार को उन्होंने खरीदा हुआ था। रूस की जो खुफिया एजेंसी है केजीबी, उसने किस प्रकार से 60, 70 और 80 के दशक में भारत को खरीदा हुआ था।
फिर मैं खरीद फरोख्त में ही जब आ गए हैं बात, तो मैं एक आपके सामने चित्र प्रस्तुत करता हूं, मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि किस प्रकार से खरीद फरोख्त की चित्र भी हमारे पास आए। देखिए डिजिटल जमाना आ चुका था 2009 में, ये राहुल गांधी बैठकर डील कर रहे हैं चीन के साथ। आज तक बताई नहीं ये डील क्या है, आज तक भी गुप्त रखा हुआ है। शायद ललित अरोड़ा जी आज की डिबेट में बता देंगे कि ये डील क्या हुई थी, क्या खरीद फरोख्त हुई थी, भारत के किन हितों को इन्होंने बेचा था, ये बताएंगे। लेकिन इससे भी जरूरी है, अगर राजनीतिक तौर पर बात करें तो देखिए कौन कौन कह रहा है, ये जो चुनी हुई सरकारों को अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करके लगभग 100 बार जो है चुनी हुई सरकारों को, जनता की चुनी हुई सरकारों को यूं घेर दिया करते थे, वो यहाँ पर बैठकर खरीद फरोख्त और जो है बात कर रहे हैं। एक प्रेमिसेस तैयार हो रहा है। पिछले दिनों आप और हम एक चर्चा कर रहे थे, एक डिबेट हुई थी, आपने कहा था, बात ये चल रही थी कि भाजपा के संपर्क में कुछ विधायक हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने तुरंत जो है उस पर रिबटल दिया था कि नहीं, ऐसा कोई भी विधायक कांग्रेस का जो है भाजपा के संपर्क में नहीं है, या कांग्रेस का कोई नेता जो है भाजपा में नहीं जाने वाला। अब ग्राउंड तैयार किया जा रहा है उदय भान द्वारा कि किस प्रकार से जो कांग्रेस के अंदर, मैंने उस दिन भी कहा था, वर्टिकल स्प्लिट होने वाला है, कांग्रेस पूरी की पूरी बीचों बीच फटने वाली है। जैसे ही ये नेता प्रतिपक्ष की बात करें या संगठनों की बात करें, संगठन बनाने की बात करेंगे, जिस जिले में अध्यक्ष बनाएंगे वो जिला पूरे का पूरा खत्म हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, जिस दिन ये हरियाणा के अंदर नेता प्रतिपक्ष अगर घोषित कर भी देंगे, उसी दिन कांग्रेस पार्टी पूरी पूरी स्प्लिट हो जाएगी। और वो स्प्लिट होने का कारण भाजपा नहीं है, वो स्प्लिट होने का कारण कांग्रेस है। जो कांग्रेस के अंदर जो है एक के बाद एक जो है, जो उनकी कांग्रेस का नेतृत्व का जो अकर्मण्यता रही है, जो नकारापन रहा है और जो विचार विहीनता रही है, और विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कांग्रेस ने भारत विरोधी चरित्र अपना लिया, कांग्रेस के नेतृत्व ने जो है जिस प्रकार से भारत के खिलाफ बोलना शुरू किया, तो जनता का दबाव है कांग्रेसियों पर, और कांग्रेसी नेता जो है कांग्रेस को छोड़ छोड़कर जाना चाहते हैं। उसके लिए एक प्रीमिसेस तैयार किया जा रहा है खरीद फरोख्त का। मैं आपको बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान के अंदर पहली चुनी हुई सरकार जो है 1954 में खुद अपनी ही सरकार, कांग्रेस पार्टी की पंजाब में सरकार थी, और यह उस समय हरियाणा पंजाब का हिस्सा था, यानी कि हरियाणा पंजाब यूनाइटेड जो सरकार थी उसको गिराने का काम पंडित नेहरू जी ने किया था। उसके बाद 1956 में किस प्रकार वामपंथियों के साथ शुरू करते हुए सैकड़ों बार जिन्होंने जो है हुई सरकारों को हराकर कोर्ट से फटकार खाई है, एक के बाद एक कोर्ट ने। याद कीजिए 2005 की या 6 की बात है, जब झारखंड के जो कांग्रेस के गवर्नर थे सैयद सिबते रजा, उनके सामने भाजपा ने परेड करवा दी थी, गिनवा दिए थे, मीडिया ने खुद गिने थे, मीडिया के कर्मियों ने विधायक गिन लिए थे। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने कितनी बेशर्मी के साथ जो है जनता के मैंडेट का अपमान किया था। याद कीजिए बूटा सिंह जब बिहार के विधायक, मैं खत्म कर रहा हूं, मैं दो तीन दृष्टांत देकर खत्म कर रहा हूं। बिहार के अंदर बूटा सिंह जब कांग्रेस के गवर्नर हुआ करते थे, देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम उस समय रूस में थे। रूस में फैक्स भेजकर जो है एक चुनी हुई सरकार को घेरने का राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए फैक्स मंगवाया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बाद में कहते हैं कि मेरे जीवन का जो है सबसे निराशाजनक क्षण था वो जब कांग्रेस ने मजबूर किया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर मुझे जो है रातों रात जो है देश से बाहर रहते हुए एक असंवैधानिक काम करने के लिए मजबूर किया गया था। ये लोग जो हैं यहाँ पर बैठकर बात करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार उनको थपेड़े मारी। जी ठीक है ललित अरोड़ा जी, क्योंकि एक दिन मोहनलाल बड़ौली जी ने कह दिया कुछ लोग संपर्क में हैं, फिर अब उदय भान जी कह रहे हैं कि बीजेपी डील करती है, डील करना जानती है, खरीद फरोख्त करती है, उसे लगता है हर कोई बिकाऊ है, तो वो ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, ऐसा आरोप है बीजेपी का। बात यह है, आपके सवाल के जवाब में सीधे तो किसी मुद्दे का जवाब दिया नहीं, लेकिन 50 साल पीछे चले गए, वो सारी बातें करी। इनको मैं बताना चाहूंगा कि आपका तो इतिहास रहा है, और जब से आप सत्ता में आए हो पैसे बटोरने में लगे नहीं हुए हो। 2014 से पहले तो कहीं दफ्तर दिखते नहीं थे, 10 सालों में आपने दफ्तरों की घड़ी लगा दी। पैसा आपके पास जब उससे भी ज्यादा हो गया, पीएम केयर फंड है या और 50 जगह जो उद्योगपतियों से पैसे ले लेके आपने 8-9 मिनट बोला, प्लीज नहीं 1 मिनट रुकिए, रोकना पड़ेगा, नहीं तो मुझे इंटरव्यू एक सेकंड रुकिए, नहीं 1 मिनट उनको बात खत्म करने दीजिए प्लीज। नहीं आप अपना ऑब्जेक्शन उठाइएगा जब बात खत्म कर लें एक बार प्लीज। मैं अगर आप चाहते हैं मैं ना ऑब्जेक्ट करूं, सर आपका ऑब्जेक्शन है पीएम केयर फंड पे, आप जवाब दीजिएगा ना, मैं टाइम दूंगा आपको।
या तो आप ऑब्जेक्शन कीजिए, नहीं तो मुझे करना नहीं नहीं, एक सेकंड भाई, आपने इतनी देर बात की, मुझे बोलने तो दीजिए। नहीं 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 नहीं, सामने वाला स्टार्ट भी नहीं करेगा, ऐसे कैसे होगा? नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, नहीं नहीं प्लीज, नहीं रावल साहब नहीं, ऐसे नहीं। आपने तसल्ली से विस्तार से अपनी बात रखी, अब सामने वाले को अपनी बात रखने दीजिए। आपको ऑब्जेक्शन होगा, मैं तुरंत आपको मौका दूंगा। नहीं नहीं प्लीज सर, आपके बीच में किसी ने इंटरव्यू नहीं किया ना, आपके बीच में किसी ने इंटरव्यू नहीं किया। रुकिए ललित अरोड़ा जी, बोलिए। मैंने कोई गलत बात नहीं की। रुकिए, नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं, प्लीज रुकिए रावल साहब, प्लीज रुकिए, प्लीज रुकिए, रुक जाइए। अरे अरे सर, आप ठीक है ना, आप ऑब्जेक्शन उठाइए, आपने ऑब्जेक्शन रेज किया है, मैं आपको मौका दूंगा बोलने का। रुकिए, नहीं आप बताइए, पीएम केयर फंड से भाजपा के कार्यालय बने? अरे नहीं भाई, वो ये नहीं कह रहे पीएम केयर फंड पे, आप बोलिएगा ना, मैं कह तो रहा हूँ। रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड रुक जाइए, रुक जाइए। ललित अरोड़ा जी बोलिए प्लीज। इस उम्र में रहकर सुनिए ना, मैंने सुना आपको। नहीं नहीं, उधर से मुझे सवाल का जवाब नहीं मिला, मैं इधर से तो ले लूं। क्या क्या उदय भान ग्राउंड बना रहे हैं क्या? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि खरीदो फरोख्त और चुनाव परिणाम के ये हेरफेर करने में ये माहिर है। अब विशेष कौशल है इनका, तो ये कहते हैं, इसी को तो कहते हैं चाणक्य राजनीति, ये इसी को तो कहते हैं। ये मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, इन्होंने कहाँ कहाँ खरीदो फरोख्त किया है पीछे में। देखिए, इन्होंने जो है 2016 में उत्तराखंड में किया, अरुणाचल में 2016 में, गोवा में 2017 में, दिल्ली 2017 में इनका अटेम्प्ट विफल रहा था, कर्नाटक 2019 में किया, मध्य प्रदेश 2020, पश्चिम बंगाल में इनका प्रयास विफल रहा। अब सुनते जाइएगा, मैं ये कहना, राजस्थान में भी 2020 में देखा था कैसे ये प्रयास कर रहे थे, महाराष्ट्र में 2022 में भी किया था इन्होंने। तो ये एमएलए की दलाली चलती है, और फिर भी ये कहते हैं। एक सेकंड अरोड़ा जी, मेरा एक सवाल है आपसे, जी बोलिए। आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी ने जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया, वो मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहे। तो एक नेता जो है उसने नाराजगी जाहिर की, आपकी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पे फैसला नहीं ले पाई कि जो मुख्यमंत्री है वो प्रदेश अध्यक्ष भी है। ऐसा अभूतपूर्व काम हो रहा था, वो अलग हो गए, इसी कारण से सरकार गिर गई। अरे सर, अरे वो अलग हो, जो भाई ये तो सबके सामने है, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक विधायकों को लेकर अलग हो गए। तो आपकी पार्टी ने डिसीजन नहीं लिया, आपकी पार्टी ने डिसीजन नहीं लिया सर, वो तो सबके सामने है। तो ये मानना है इन्होंने खरीदो फरोख्त की राजनीति की और वहां पे सरकार गिराई। मैं तो ये कह रहा हूँ, आगे सुन लीजिए ना, मुझे भी बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने सबसे पहले मणिपुर का हाल देख लीजिए, वहां पे कांग्रेस के पास 28 थे, और नजमा अब्दुल्ला ने किसको बुलाया था, भाजपा को बुलाया था सरकार बनाने के लिए। तो ये ऐसा नहीं है। 2020 में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन था, सबसे घटिया उदाहरण इनका मैं देने जा रहा हूँ। शाम को भाजपा ने कुछ विधायक खरीदे, रात 8:30 बजे राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए रिपोर्ट भेजने को कहा, 8:45 पे रिपोर्ट गई, कार्यालय ज्ञापन तैयार हुआ और कैबिनेट बुलाई गई, रात 1 बजे राष्ट्रपति शासन हटा, और रात 8 बजे फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। याद है ना आपको? तो ये खरीदो फरोख्त का इससे घटिया एग्जाम्पल क्या होगा? अच्छा, अब ये देखिए, ये क्या करते हैं, अपने जो क्रेडिट कैपिटल है इनके, उनको सार्वजनिक उपक्रम बैंकों, LIC, एयर इंडिया, इधर तेल अभी संस्थान बेच के रेल वगैरह, उनको ये और कॉर्पोरेट उसमें टैक्स में छूट देते हैं। और जो है ये जो इन्होंने बना रखे हैं रिकवरी के बहुत से टैक्स, उसके मुताबिक सिंडिकेटेड लोगों को ये देते हैं ओनरशिप, और जो है उनका प्राइस भी नहीं बढ़ने देते। तो यही तो चाणक्य नीति है। क्या मेघालय में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, जहाँ कभी इनकी सरकार नहीं थी, वहां नहीं इन्होंने किया? और कितने कांग्रेसी नेताओं को इम्पोर्ट किया? हरियाणा में देख लो, 6 कांग्रेस के लोग थे इनके पास में लोकसभा चुनाव में। कहना मैं ये चाह रहा हूँ, मैं तो लंबा भाषण पॉलिटिकल नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको वो उदाहरण दे रहा हूँ जिनको मैंने शॉर्ट करके बोला है कि ये करते हैं ऐसा। मैंने तो बोला इनके सामने, और ये इस खरीदो फरोख्त के माहिर हो चुके हैं। नहीं तो हरियाणा में जो नेता पार्टी छोड़कर गए, वो खरीद फरोख्त हुई या इंटरनल उससे वो परेशान थे? अच्छा, बिना लालच के गए वो? अच्छा आप बताए ना, आप नाम लीजिए ना। राव इंद्रजीत, धर्मवीर चौधरी, बीरेंद्र सिंह,
तो इनको क्या तकलीफ थी? अमरिंदर सिंह वापस क्यों आए? नहीं, अरे वापस क्यों तो आए? क्या उन्होंने ये कहा कि खरीद फरोख्त हुई थी? मिल गया। अब आप जो है वो ना करिए। नहीं, क्या खरीद फरोख्त हुई, या उनको था इंटरनल असेसमेंट ये कि भाई कांग्रेस जो है उसका फ्यूचर ठीक नहीं दिख रहा है इसलिए गए? फ्यूचर ठीक तो बहाना है। अरे भाई, धर्मवीर और राविंदरजीत तो तब गए जब बीजेपी की सरकार भी नहीं बनी थी देश में, ना प्रदेश में। 2014 से पहले चले गए। तो 14 का चुनाव लड़ा उन्होंने बीजेपी के टिकट पर, तब सरकार थोड़ी आ गई थी भाई साहब। मैं क्या कह रहा हूँ, जब इनको पता लगा कि ये होगा तो गए उधर। तो उनको पता लग गया था ना कि कांग्रेस, उनको यह पता लग गया था कांग्रेस हारने वाली है। अच्छा, और कोई लालच नहीं था कि तुम्हें मंत्री बनाएंगे या कुछ करेंगे? ये लालच, ये तो एडजस्टमेंट होती है। नहीं, इसे खरीद फरोख्त कह सकते हैं क्या आप? क्यों नहीं कहता? इंटरनल अब खरीद फरोख्त है तो इसे खरीद फरोख्त कहते हैं। किसी पार्टी में आना कि आप आइए आपको एडजस्ट करेंगे, ये खरीद फरोख्त है। एडजस्ट करना क्या है? अच्छा, मतलब मैं तो नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ ना सर, मैं जानना चाह रहा हूँ ये बता, ये पार्टी के लोगों को कुचला के लाना क्या होता है? ये खरीद फरोख्त क्या होता है ये? अरे सर, ये तो देश में कौन सी पार्टी नहीं करती है? अच्छा, अब ये जनरलाइज कर दीजिए आप। नहीं, अरे जनरलाइज मतलब पार्टी में नेताओं को एडजस्ट करने का सिस्टम आज का है सर या पुराना है, मुझे बताइए, या बीजेपी ने कुछ अनूठा किया है? बीजेपी अनूठा ही कर रही है। इन्होंने पैसे के बल पर सब कुछ किया है। क्यों नहीं? आप ये बताइए, आज की तारीख में जब उसकी जरूरत खत्म हो गई बिश्नोई की, तो उसके पास कोई पद नहीं है, ना वो चुनाव भाई जीते। शंकर सिंह वाघेला जब बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए, मुख्यमंत्री भी बने, केंद्रीय मंत्री भी बने, क्या ललित जी कहेंगे कि हाँ हमने खरीद फरोख्त की थी? नहीं, मैं आपकी ऐसी किसी बात का जवाब इसलिए नहीं दूंगा कि हमारे जो सर, आप सेम फॉर्मूला अपनाएंगे बीजेपी पे कि उन्होंने मंत्री बनाया वो खरीद फरोख्त है, लेकिन हमारे यहाँ आए तो मैं जवाब नहीं दूंगा इस बात का। अरे आप तो एक बात समझिए, ये डायलॉग किसका है? मोहनलाल बड़ोली का है ना कि कोई संपर्क में है। हाँ। उस समय कोई ये बातें थी संपर्क वाली। आज इशू क्या है? आप इशू फ्रेम नहीं करेंगे और आप अचानक जनरलाइज करेंगे तो मैं क्या जनरलाइज नहीं कर रहा हूं। आपने कहा कि पार्टी में एडजस्ट करना, पद पे देना लालच है, खरीद फरोख्त है। ये तो जरूरी थोड़ी। मैं ये कह रहा हूँ कि इनका पार्टी अध्यक्ष ये कहता है कि कांग्रेस के लोग मेरे संपर्क में हैं। इन अदर वर्ड क्या है कि मैं उनको कुछ दे सकता था, फिर चेंज क्यों किया? हिम्मत की तो खड़े रहते ना वहाँ पे। किसी ने तो ऊपर से इंटरव्यून किया था, क्या बातें कर रहे हो? क्या एंटी डिफेक्शन लॉ को नहीं पता बड़ोली को? लेकिन कहा ना उन्होंने, एक अगर पार्टी का अध्यक्ष स्टेट का वो इस तरह के बयान देगा तो उस पर एक्शन नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आप प्रलोभन कर रहे हो। ठीक है, प्रलोभन दे रहे हो। ठीक है रविंद्र अहिनवाल, दो बातें हैं भाई। ठीक है, हम 2013 से ये देख रहे हैं कि एक एक करके कांग्रेस के बहुत नेता हरियाणा में कांग्रेस को छोड़कर गए, जो अपने अपने रीजन में बहुत स्ट्रांग थे। कोई अहीरवाल में, कोई भिवानी बेल्ट में, कहीं और दूसरे इलाकों में वो नेता छोड़कर गए, कांग्रेस को नुकसान भी हुआ। अभी ये बात करना मोहनलाल बडौली का कि कुछ लोग संपर्क में हैं, फिर उदय भान का कहना कि बीजेपी तो डील करती है, खरीद फरोख्त करती है, तो क्या वो ये इशारा कर रहे हैं कि अगर कोई अब की बार जा रहा है तो बता रहे हैं कि बीजेपी डील कर रही होगी, या फिर कांग्रेस के अंदर एक परेशानी है जिसको कांग्रेस एड्रेस नहीं करना चाहती, या बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाकर भी और लोगों को लाने की कोशिश करेगी? देखिए वरुण भाई, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को अपनी ओर बुलाती है। निश्चित तौर पर इसमें कोई नहीं है, सबका काम होता है कि अपने संगठन को मजबूत करना। संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस को भी अपना काम करना होता है, इनेलो को भी अपना काम करना होता है। कांग्रेस की एक बड़ी बात है कि एक समय में सबसे बड़ी ज्यादा जो नेता होते थे वो स्वाभाविक है कांग्रेस में थे, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी थी और 140 साल पुरानी पार्टी अपने नेताओं को सहज के नहीं रख पाई, और एक हालात ऐसी बनी कि उसके जो नेता हैं वो छोड़ कर पार्टियां, अलग अलग पार्टियां भी बनाई, अलग अलग दलों में भी गए। और एक समय अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के हर जिले में बड़ा नेता होता था कांग्रेस का। आज वो बड़ा नेता कहाँ है? वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि एक व्यक्ति जिसने पिछले 10 साल में हरियाणा की जनता को, ये कह सकते हैं कि अपने जो कांग्रेस के कार्यकर्ता था उनको इतना परेशान किया कि या तो मेरी शरण में आओ या फिर आप पार्टी छोड़कर जाओ। इसका बड़ा उदाहरण है, चाहे राव इंद्रजीत सिंह की बात करें, चाहे रमेश कौशिक की बात करें, धर्मवीर की बात करें, किरण चौधरी की बात करें, रणजीत चौटाला की बात करें या चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें, ये उसी के तो एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल ये थे कि वो सारे दुखी थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर उनको जय बोली
तो वो पार्टी में ठीक है, और अगर जय नहीं बोली तो बोला आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, तंग परेशान किया। अगला नाम भी अगर जिस प्रकार से बड़ोली जी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के और भी नेता आने के लिए तैयार बैठे, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आ सकते हैं, किसी भी दल में आ सकते हैं, किसी भी दल से जा सकते हैं, हो सकता है वो किसी और की उम्मीद कर रहे हो और इनके दल से कोई चला जाए, तो ये बातें ऐसे ही चलती रहेंगी। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो तानाशाही रवैया था, जिसको मैं बार बार एक कहता हूं कि हरियाणा में कांग्रेस खत्म है, भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस बची हुई है, वो वजह इसलिए बताई जा रही है कि आज इतने बड़े बड़े इनके शीर्ष नेतृत्व के लोग आ गए, राहुल गांधी हरियाणा में आ गया, उसके बाद भी अगर इनका संगठन का विस्तार नहीं हो पा रहा और वो संगठन नहीं बन पा रहा, केवल और केवल जिला प्रधान अगर इनके नहीं बन पा रहे, तो ये मान के चले कि कोई ना कोई व्यक्ति है जो पूरे प्रदेश को खराब करने का, पूरे पार्टी को खराब करने का प्रयास कर रहा है कि या तो मेरी चलेगी वरना किसी का भी नहीं बनेगा, और वो व्यक्ति कोई और नहीं, सबको पता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। अब आरोप प्रत्यारोप सिर्फ भाजपा पे लगाए, कोई बात नहीं, मैं आज भाजपा की इसमें गलती नहीं बताऊंगा कि भाई आपके नेताओं को क्यों ले रहे हैं, अरे उनको तो मौका मिल रहा है और मौका आप दे रहे हो, वो मौका आप दे रहे हो तभी तो ले रहे हैं। ये तो ये नहीं है कि भाई आपको कोई छीना झपटी करके लेके जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में दो चीजें बात बताता हूं अरुण भाई, मैंने पिछली डिबेट में भी ये बात कही थी कि एक व्यक्ति सरकार में जाना चाहे और एक पार्टी की विचारधारा से जुड़ के जाए। आज जो भी व्यक्ति अगर जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो विचारधारा से जुड़ के नहीं जा रहे। ये वहम हो कि विचारधारा से जुड़ के जा रहे हैं तो वो तो उस समय जाते जब विचारधारा बनी। आज वो सरकार में या तो अपने केस से बरी होने के लिए जा रहे हैं या माल कमाने के चक्कर में जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में वही जा रहे हैं, संघर्ष के पथ पर काम करने वाले लोग आज भी, चाहे वो कहीं पर भी बैठे हो, किसी भी पार्टी में बैठे हो, वो आज भी पार्टी के लिए मैं ये मान सकता हूं मजबूत है। लेकिन जो लोग कहीं ना कहीं पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ने की बात कह रहे हैं, तो उनकी विचारधारा तो है ही नहीं ना। वो केवल और केवल माल कमाने के लिए या अपने केसों से ईडी सीबीआई जिस प्रकार का जो एक खेल चला था, उस खेल से कहीं कहीं अपना पीछा छुड़ाने के लिए जा रहे हैं। आज तो जरूरत तो यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आज अपने आप को पार्टी का मुखिया मानता हुआ चल रहा है, उदय भान जी जो इतने लंबे समय से प्रधान बने हुए हैं, वो जब अपनी पार्टी के पदाधिकारी नियुक्त नहीं कर पाए और अब अपनी पार्टी को जोड़ के रख तो पा नहीं रहे, अब वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करेंगे कि बोलो हमारे लोग वो तोड़ रहे हैं, वो खरीद फरोख्त कर रहे हैं। कोई खरीद फरोख्त नहीं कर रहे। अगर आप अपनी पार्टी में सही एक डेकोरम मेंटेन करते तो निश्चित तौर पर आपकी पार्टी मजबूत होती। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आती। आज हालात तो ये हुआ है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कहीं ना कहीं अंडर टेबल भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अपनी राजनीति को कर रहा है, अपनी वो पीली फाइल का जो मैं अक्सर जिक्र करता था, उस पीली फाइल को दबाए बैठा है। वो सिर्फ इसी वजह से बैठा है कि वैसे तो कांग्रेस का नाम लिए जाओ और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम किए जाओ, सारे नेता एक एक करके और भारतीय जनता पार्टी में भेजकर, और फिर कह रहे हैं कि आज भी कांग्रेस मजबूत है। जब एक बात बताइए वरुण जी, जब सारे नेता, जब इतने बड़े नेताओं के मैंने नाम गिनाए हैं, जब वो सारे नेता कांग्रेस में थे तब भी कांग्रेस की 40 सीट आई थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास में थे। उसके बाद उनके और कम सीट हो गई, 47 सीटें आई, फिर 40 आई और 40 के बाद 15 आई, अब 15 के बाद उनकी फिर 37 आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सीटें हैं ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं केवल और केवल ऐसे ही घुमा रहे हैं। अगर मेहनत करते, निश्चित तौर पर इतने लंबे समय में इतनी बड़ी पार्टी है जो 140 साल पुरानी पार्टी होते हुए भी अगर वो मेहनत करती तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी नहीं आती और हमारे देशों को भी खराब करने का काम किया है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी खराबी का भी उठा पे डाल दो यार, ऐसे नहीं उन्होंने ही किया है कि जिस तरह से उन्होंने जो माहौल बनाया कि कांग्रेस की 80 सीटें आएंगी, 90 सीटें आएंगी, 70 आएंगे, और जनता उनके भावुक होकर उनको वोट डाल गई और उनको पता था कि उनकी सीटें नहीं आ रही, वरना हमारी ये हालत बिल्कुल भी नहीं होती क्योंकि जनता के दिमाग में कांग्रेस का भ्रम बना बैठा। अपना बोझा खुद उठाना है भाई साहब, सारा बोझा एक आदमी के कंधे में मत डालो। बोझा तो हम खुद उठा रहे हैं, लेकिन ये मतलब बीजेपी की सरकार भी बनवाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, अपनी पार्टी को हरवाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, आपका खराबा भी किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। एक आदमी पे इतना बोझ मत डालो, ठीक नहीं है। नहीं और किसके ऊपर डाले जी, और कोई बचा ही नहीं है ना। अपनी परफॉर्मेंस में डालो भाई साहब, अपनी परफॉर्मेंस में डालो, ठीक है। प्रोफेसर विधु रावल, सरकारें जो आती हैं, सत्ता जब आती है तो ऐसा होता है कि उलट पलट हो जाना, इधर से उधर हो जाना, या फिर मान लीजिए कि सत्ता ग्लू है, उसके साथ हर कोई चिपकना चाहता है। आपकी सरकार है, लंबे समय से सरकार है, लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, आप भी जोड़ना चाह रहे हैं, आप थोड़ा सा आपने वो रूप बदल लिया है, अब वो वाली बीजेपी नहीं है, बड़ी अग्रेसिव आक्रामक बीजेपी है, तो आप और ज्यादा लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं। पर विचारधारा को लेकर कि ये लोग विचारधारा से जुड़ रहे हैं, ये ऐसा नहीं है, आपके पास सत्ता है, लोग इसलिए जुड़ रहे हैं। वरुण जी, मैंने आपके पहले कौन से सवाल का उत्तर नहीं दिया था मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट में? नहीं, आपने मेरे कौन से सवाल का उत्तर दिया आपने?
ये कांग्रेस के प्रवक्ता को कान खोलकर सुनना चाहिए और गलतफहमियां नहीं पैदा करनी चाहिए। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपके एक भी सवाल का उत्तर नहीं दिया, तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की जो परिपाटी है कांग्रेस पार्टी, इससे बचना चाहिए। हर कोई राहुल गांधी बनकर खड़ा हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक, अच्छा, कांग्रेस पार्टी, आपका कहना कि हम सत्ता के ग्लू के कारण लोग जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए वरुण जी, 2009 में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में मात्र 9% वोट मिला था। 2014 तक आते आते विधानसभा चुनाव में हमें 33.5% वोट मिला। ये जो 24.5% की वृद्धि हुई, ये सारा ज्यादातर वोट जो है कांग्रेस या लोकदल पार्टियों को छोड़ कर लोगों ने हमें वोट दिया। जिस प्रकार लोगों ने जो है पार्टियों को छोड़ा, इसी प्रकार लोगों का नेतृत्व करने वाले नेताओं ने भी छोड़ा। तो इसमें जब लोग जो हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को धक्का मारकर, लात मारकर छोड़कर आ रहे हैं, उनको तो हम स्वीकार कर लें, लेकिन कांग्रेस पार्टी को नेता जो हैं वो गालियां दे देकर आ रहे हैं, उनको हम स्वीकार ना करें। फिर बड़ा हास्यास्पद जो है, एक मैंने तर्क सुना कि जो भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी को छोड़ता है वो खरीद फिरोख्त हो जाता है। इन्होंने बताया, एक के बाद एक बताया, उदाहरण दे दिए। जहां जहां पर कांग्रेस के गोवा में अगर किसी एमएलए ने छोड़ दिया तो वो बिक गया, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, दिल्ली में, वेस्ट बंगाल में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, ये सारे इन्होंने, मतलब बड़े, इस उम्र का मैं लिहाज करता हूं और आमतौर पर ठीक बात किया करते थे, इसलिए मेरा थोड़ा बहुत सम्मान था इनके प्रति, लेकिन आज खो दिया इन्होंने बेवकूफाना बात करके। नहीं ऐसे नहीं। देखिए इसमें नहीं, आज और क्या कहें, उनका पॉइंट है ना। नहीं, आप उन शब्दों को मत बोलिए कि उन्होंने क्या कहा। नहीं सुने, मैं दोस्त बनाने नहीं आया हूं, मैं डिबेट में दोस्त बनाने, दुश्मन भी नहीं बनाने आए हैं। ये कह रहा है जो व्यक्ति, और मैं इसमें आपका भी कसूर निकालता हूं, कोई व्यक्ति इतना स्टेटमेंट दे दिए, कोई कह रहा है कि पीएम केयर्स का पैसा जो है भाजपा के कार्यालय बनने में लग रहा है, तो ये क्या हमें आपको सुननी चाहिए ये बातें? दर्शकों पर क्या प्रभाव जा रहा है इसमें? अब दीजिए ना, काउंटर करिए ना। अब आप काउंटर क्यों करूं? ये बेवकूफाना बात है। मतलब मैं तो सारा इसमें, मतलब मुझे तो अपनी बात को साबित करने के लिए 1994 के एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो है जजमेंट को पढ़ना पड़े, मुझे तो एक के बाद एक तर्क देना पड़े, और दूसरे वाले की चमड़े की जबान है, कुछ भी बोल जाए। ये इतना ठीक नहीं होना चाहिए। दोनों के बराबर तो एक बार देखो। अच्छा, अब मैं इन्हीं का तर्क ले लेता हूं, इनका कुतर्क है, इस कुतर्क से इनकी पिटाई कर देते हैं। देखिए कैसे इन्होंने कहा, राजस्थान 2020 का जिक्र किया। राजस्थान 2020 में कौन बागी हो रहा था? सचिन पायलट कुछ दिनों कुछ विधायकों के साथ गायब थे। आज सचिन पायलट कांग्रेस में क्या कर रहे हैं? अगर सचिन पायलट बिके हुए हैं, अगर सचिन पायलट खरीद फिरोख्त वाले व्यक्ति हैं, तो कांग्रेस पार्टी में क्यों उनको आज लिए घूम रही है? यानी मीठा मीठा कब कड़वा कड़वा थू। महाराष्ट्र में इन्होंने कहा कि खरीद लिए थे विधायक, जिन विधायकों को खरीदने की बात कह रहे हैं उन सारे विधायकों के साथ बाद में इन्होंने एक अनैतिक सरकार बनाई। उसमें हम लगातार पोस्टर पर जो है देवेंद्र फडणवीस के सामने के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, और उसके बाद जो है अचानक से कांग्रेस पार्टी ने उद्धव ठाकरे के साथ डीलिंग कर ली। वही डीलिंग जिसका मैंने उदाहरण अभी आपको टीवी पर दिखाया। अब ऐसी स्थिति में कोई अगर दूसरा व्यक्ति आकर भाजपा के साथ जुड़ जाए तो वो खरीद फरोख्त हो गया। अब जनता ने इनके मुंह पर क्या थप्पड़ ने रसीद किया? 2024 के चुनाव का रिजल्ट देखिए, तीनों पार्टियों का सफाया क्यों कर दिया? क्योंकि ये खरीद फरोख्त करके इन्होंने वसूली। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनकी सरकार का जो ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे मुंबई के, वो कहते थे कि हर महीने का 100 करोड़ का वसूली कहा हुआ था। ये होती है खरीद फरोख्त। ये इस प्रकार से ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देना। अच्छा फिर बताओ, नवजोत सिंह सिद्धू को खरीद फरोख्त करके कांग्रेस में लाए थे। अच्छा ये भी बताओ कि खरीद फरोख्त करके अशोक तंवर भाजपा में आ गए थे, तो वापिस आपने चुनाव से अंतिम दिन उस बिके हुए आदमी को क्यों खरीदा आपने? ये मतलब अपने ही तर्क से शरद पवार कांग्रेस पार्टी छोड़ गए थे तो क्या खरीद फरोख्त करके गए थे? शंकर सिंह वाघेला को आपने जो खरीद फरोख्त कर जो अपनी पार्टी में लिया था, आपने अपनी पार्टी में जब एक के बाद एक अर्जुन सिंह को, गुलाम नबी आजाद को तो बाद में चले गए थे, अर्जुन सिंह कई बार पार्टी छोड़कर गए तो हर बार बिक कर गए थे। ये बेवकूफाना तर्क है। और मेरे को ये दिक्कत है, राहुल गांधी ने जब से कहा ना लंगड़े घोड़े, तब से कांग्रेस वाले ये लंगड़े घोड़े बनने से बचने के लिए गधे बनते जा रहे हैं सारे। चलिए गधों वाली बात। चलिए ठीक है, आ गया आपका पॉइंट, आ गया है। चलिए ललित अरोड़ा जी, ये इस विषय में इसलिए इस तर्क में इसलिए दम नहीं है कि अगर पार्टी के अंदर कुछ लोगों में कुलबुलाहट है, छटपटाहट है, और वो एक दौर में सबके यहाँ हो जाती है। बीजेपी में बाबूलाल मरांडी, मदन लाल खुराना, उमा भारती, इन्होंने अपनी अपनी पार्टियां बना ली थी भाई। वो दौर की बात होती है। तो उस टाइम ऐसा नहीं था कि कोई खरीद ही रहा है। ये
ठीक है, उस टाइम क्योंकि वो सत्ता में नहीं थे, अब आप सत्ता में नहीं है, तो ये बड़ा नेचुरल सा राजनीति का एक फिनोमेना है जिसे स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, मैंने खरीदो फरोख्त नहीं है, एक नेचुरल फिनोमेना है। लीजिए आप सर। ये कहना चाह रहे हो ना कि इनकी बात के आधार पे? नहीं, इनकी बात के आधार पे नहीं बता रहा हूं मैं, तो क्या मैंने तो बीजेपी को उदाहरण दिए कि बीजेपी के विचारधारा से जुड़े हुए दिग्गज लोग भी छोड़ गए थे पार्टी। अरे मैं आपकी बात को मानूं, ये कहीं लिखा है क्या? अरे मैंने कब कहा आप मेरी बात मानिए? आप कह रहे हो ना आपने निचोड़ निकाल दिया। अरे सर, मेरा काम है निचोड़ निकालना, आप कोई पॉइंट दे दीजिए, मैं उसका निचोड़ निकाल लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं देखता हूँ यार, कोई मैं सब समझता हूँ। बोलिए सर। ठीक है, मैं सारी चीजें समझता हूँ, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि आप अपने विचार मुझ पे तो नहीं थोप सकते। मैंने नहीं थोपे भाई, मैंने अपना पॉइंट रखा है सर, उसके लिए आजाद हूँ मैं भी। नहीं, अब देखो कितनी सफाई से निकल भी जाते हो, तो पॉइंट रखा है ना। एग्जाम्पल भी आप ही करेंगे, आप बीच में 15 एग्जाम्पल ऐसे दे देते हो, तो मेरे विरोधी नहीं बोल रहे हैं, क्यों देते हो? उत्तर नहीं कोई कारण होगा ना? ठीक है, वो ठीक है सर, वो आपका असेसमेंट है, सुनिए, मैंने बात की थी, सुन लीजिए। क्या ये आरटीआई में आता है? प्राइवेट फंड है, तो क्यों नहीं बोलेंगे इस पे? करोड़ों अरबों रुपए लोगों से दिए हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? सबका दायरे चला तो नहीं रहा। अब सुनिए मेरी बात, आरएसएस और भाजपा का दर्शक इस बात पर आधारित है कि किसी भी तरीके से भाजपा सत्ता तक पहुंचे, जाते कैसे साधन मायने रखते हैं क्या, या केवल अंत मायने रखता है ना कि सरकार बन जाए? इनके सपोर्ट में कहा है नैतिकता या ईमानदारी? अरे चुप रहो यार, तुम्हारी बारे में मैं ध्यान से बैठा था, क्यों इतनी मिर्चें लगती है? मेरी देख रह सकते तो इतना सुनते क्यों? मैं सो जाओ, बीच में बोलता हूँ, मेरी गाड़ी में मुझे बोलने दो ना। आप बोलिए, अरोड़ा जी बोलिए आप। क्यों छोड़ देते थे? मैंने तो ये बोला कि इनके शब्दकोश में नैतिकता ईमानदारी है ही नहीं। आपने चंडीगढ़ का खबर था चुनाव से एमपी का, वहाँ पे कांग्रेस के एमपी को लेके उसको मेयर 3 बार बनाया, भूल गए क्या आप? इनका काम ही यही धंधा है, इनके लिए सियासत धंधा है। मैं तो कह रहा हूँ इस बात को, इन्होंने जो है मेयर उम्मीदवार को बना दिया था, कांग्रेस के आदमी को अपनी पार्टी में लेते। देखिए, हिंदुस्तान में हमें आम आदमी की राजनीतिक समझ में भरोसा है। ऐसा नहीं है कि हम जो है जब चुनाव होते हैं तो बहुत सी चीजें बदलती भी हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद एक बंदा अपनी कंस्टिट्यूंसी को भी आंसरेबल नहीं है और उसको आप पर लोग के अपनी पार्टी में ले जाएंगे, तो वो फिर किस बात का है? राजनीतिक चेतना और अंतरात्मा की आवाज है। देखो, हरेक विधायक के पास निर्वाचन क्षेत्र का काम है। आप खरीद फरोख्त की बात ना भी करो 1 मिनट के लिए। ये बताओ, क्या ये नैतिकता है क्या वो आदमी इनके कहने से छोड़ दें पार्टी? उन्हें किस कारण से छोड़ते हैं फिर वो क्या वहाँ के निर्वाचकों को ये अधिकार है कि वो सत्ता अपना कैंडिडेट बदल लें? दोबारा चुनाव होंगे ना फिर वहाँ पे जब हो जाएगा तो इनको ही पता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक एमएलए इलेक्ट होता है, हम ही लाए थे ना 1950 में, ये लाए थे, हम ही लाए थे ना। 2/3 वाला तो फिर अटल जी लाए थे ना, अटल बिहारी वाजपेयी ने 2/3 वाला किया था, वरना खरीद फरोख्त तो हो ही रही थी। 1950 2/3 में कब ये लेके आए हैं सर? जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ था ना एंटी डिफेक्शन लॉ में 2/3 वाला, वरना पहले तो जो मर्जी उसके चल देता था। अरे पहले 1/3 हुआ, किसकी सरकार में हुआ? आप मुझे बता दो कौन सी डेट को पास हुआ? 2/3 तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ। किस डेट को पास हुआ था? चलिए सर, मैं बताता हूँ फटाफट, रजवंत के पास जाता हूँ, रुक जाइए, बता देता हूँ आपको, हालांकि डिबेट का समय खत्म हो रहा था। रजवंत मुझे बताएं, इसको इसी तरह से स्वीकार करना होगा कि जी एक अट्रैक्शन है तो उस तरफ लोग जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी के समय में बीजेपी के दिग्गज छोड़ के चले गए थे जब बीजेपी लगातार विपक्ष में थी। वरुण भाई, मैंने तो ये चीज पहले ही कह दिया, ये लोग सरकार की ओर जो जा रहे हैं, इनके ऊपर अगर इस प्रकार के कहेंगे कि वो लोग हो गया, अरे वो विचारधारा से नहीं, वो सरकार के चक्कर में जा रहे हैं। दूसरी बात अभी मैं एक बीके हरिप्रसाद जी का एक बयान सुन रहा था, पढ़ रहा था, उसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर लिखी हुई थी कि बोला हम ऐसे व्यक्तियों को डीसीसी का प्रधान बनाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी को 100 साल और कांग्रेस के 140 साल की जो गतिविधियां हैं उनको उनसे ऊपर रख सके। अरे भाई, इनको तो अपनी और भारतीय जनता पार्टी के कंपटीशन करना, इनको हरियाणा की जनता से कुछ लेना देना ही नहीं है। और मैं उनका कहने का तात्पर्य ये होना चाहिए थे कि बोले हम ऐसे जिला प्रधान बनाएंगे जो जनता के काम को करे और सरकार की जो नाकामियां हैं उनको उजागर करके जनता की समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करें। असल में इनका वो मुद्दा ही नहीं होता, कभी भी इनके मुद्दों में जनता नहीं होती। इनकी जो समस्याएं हैं वो आपसी समस्याएं हैं और उनको समाधान कराने के चक्कर में ये एक दूसरे से पिछड़ रहे हैं और कहीं उसके आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। इसके अलावा कभी भी आपने देखा होगा
ये कभी भी जनता की कोई समस्याओं को लेकर अगर इनका कहीं आगे लेके आए हो, इनकी जो जूतम पैजार है वो जनता की समस्याओं को लेकर अगर कर रहा हो या सरकार को लेकर कर रहे हो, जब तो देखी जाए इनकी जो जूतम पैजार होती है वो निजी वर्चस्व की लड़ाई के लिए होती है और उसी में फंसे रहते हैं। माफी चाह रहा हूं, समय ज्यादा हो गया है। अटल बिहारी वाजपेयी दल बदल कानून को 1985 का जो 52वां संशोधन था, उसके बाद 2003 में दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया, जिसे 91वां संविधान संशोधन अधिनियम कहा जाता है, जिसमें दल बदल करने वाले को अयोग्य घोषित किया जा सके। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।